हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने लोगों ने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। यस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेज। सॉलिड या गैस छोड़ के किसको? ब्रोमीन को। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। बाकी सारे नॉन मेटल या तो सॉलिड मिलेंगे या गैस मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल बट आर ब्रिटाइल। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि नॉन मेटल जो है वो नॉट मेलेबल हैं, मतलब कि आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होंगे? टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसलिए वो क्या बोलते हैं? ब्रिटाइल। ठीक है, अगर आप ऐसा कोशिश करते हैं तो वो मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। इनको पतले वायर्स के अंदर भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर नहीं है, बल्कि इंसुलेटर कह सकते हैं इनको, कि नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट ये नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक लकड़ी को धूप में रख देंगे तो चाहे कितना ही टाइम रखे वो गर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी लोहे की चीज़ को या किसी मेटल को आपने धूप में रख दिया तो वो इजीली गर्म हो जाता है कुछ टाइम में, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भी ले सकते हो कि हमने क्या किया, एक वायर ले लिया। एक वायर से हमने यहाँ मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, और ये हमने स्विच के अंदर इस वायर को डाला और स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आप करंट को फील कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या हमारा वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, अब ये लकड़ी ना हो कि किसी मेटल का पीस हो, जैसे मान लीजिए लोहे का ही पीस है। ऐसा करना नहीं है ट्राई। ठीक है, कभी ट्राई करने लग जाएं। लकड़ी का अगर पीस है तो कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि करंट नहीं आएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अगर लकड़ी की जगह ये लोहे का पीस हुआ या किसी और मेटल का पीस है, सो बी केयरफुल, यहाँ आपको झटका लगेगा, क्योंकि मेटल्स के हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर बट एक्चुअली हैव डल अपीयरेंस। जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी अपीयरेंस उनकी? डल है, मतलब वो चमकदार नहीं है, धुंधलापन सा है उनमें। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। बहुत कम नॉन मेटल्स है जो कि हार्ड होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, जो जितने भी नॉन सब्सटेंस है उनमें हार्डेस्ट है डायमंड। बाकी सारे नॉन मेटल्स कैसे हैं? सॉफ्ट हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो जनरली कैसे हैं? सॉलिड हैं। एक मरकरी मेटल ऐसा था जो कि लिक्विड था, बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे, क्योंकि हार्ड तो नहीं है बेटा, ये सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट हैं तो क्या होंगे? जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हैं। डेंसिटी भी लो है इनकी, और नॉट सोनोरस है, मीन्स कि रिंगिंग साउंड नहीं देंगे आपको। ठीक है, नॉन मेटल्स है मैनी डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के होते हैं। मेटल्स क्या बताए थे? ग्रे या सिल्वर कलर का जो है मेटल मेनली पाया जाता है, ग्रे या सिल्वर कलर में। कुछ मेटल हैं जैसे गोल्ड और कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेटलॉइड के। एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। किस बेसिस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मेटल और नॉन मेटल हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन
दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन लाई कर रही है मेटल या नॉन मेटल के, ठीक है, ना तो पूरी मेटल की जैसी है ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल की जैसी हैं, बल्कि इन दोनों के बीच की हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा मेटेलॉइड या सेमी मेटल्स। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, ये सब क्या है हमारे मेटेलॉइड्स हैं या सेमी मेटल्स भी आप इनको बोल सकते हो, यानी कुछ कुछ मेटल की तरह, ठीक है। सो यहाँ आपका एलिमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? अ कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को केमिकली कंबाइंड अगर किया जाए एक फिक्स रेशियो के अंदर, तो उससे हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड, ठीक है। और एग्जांपल हम क्या मान सकते हैं, देखिए H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, ये H2O, ओके। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देखिए कंपाउंड 2 एलिमेंट है, सिंपल हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो के अंदर हमने कंबाइंड किया है और क्या मिल गया हमें? एक कंपाउंड यानी वाटर, ठीक है। तो ये है कंपाउंड, जहाँ पे आप 2 एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो बाय मास में, यानी उनके मास का जो है रेशियो वो फिक्स होना चाहिए, उनके मास का रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। सो ये क्या होगा? कंपाउंड बनेगा। टाइप्स ऑफ कंपाउंड: इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड हैव मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। नॉन लिविंग सोर्सेज से जो ऑब्टेन्ड हो वो होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि रॉक से या मिनरल से अगर ऑब्टेन हो रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, H2SO4, HCl, HNO3, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ से ऑब्टेन हुए? हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग बीइंग, जैसे प्लांट या एनिमल। जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन हो रहे हो, मेनली प्लांट या एनिमल से जो हमें मिल रहे हैं, वो कंपाउंड हमारे कैसे होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे CH4, C2H6, C2H5OH, CH3COOH, ये सब क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि कंपाउंड जो हमें इजिली अच्छे से समझ आ जाए। अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कंपाउंड क्या है? कंपाउंड किसका बनता है? एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का जो कि एक फिक्स रेशियो बाय मास में एक दूसरे से कंबाइंड किए जाएं, उनको मिला के क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। जैसे वाटर का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, H2 प्लस O2, देखिए H2O बना, वाटर बना, और वाटर क्या है? कंप्लीटली होमोजीनियस है। पानी के अंदर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है? कंप्लीटली होमोजीनियस है। अ कंपाउंड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन जब करवाएंगे आपस में तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। यही बोला गया इस पॉइंट में, एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो कंपाउंड बन रहा है। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होंगी। जैसे देखिए H2O, ये हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कैसी होंगी? अलग होंगी। कंपाउंड यानी H2O किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस जो कि कंबस्टेबल है, ठीक है, जो जल सकती है। जैसे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी, एरोप्लेन वगैरह में एज अ फ्यूल भी जो हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन एक्सपोर्टिंग गैस है कंबशन के लिए, जलने के लिए जो आवश्यक गैस है वो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। कंबस्टेबल गैस जो जल सकती है वो, और स्पोर्ट कर रही है कंबस्टन में वो गैस, ठीक है।
इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है, H2O, H2O, ठीक है, जो कि आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी कितनी डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी देखिए कितनी डिफरेंट है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कंप्लीटली डिफर करेंगी, अलग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड बाय फिजिकल मीन्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे H2O के ही कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं H2O के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको आप फिजिकली कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे कि फिजिकल का मतलब है हमने हाथ से उठा के या छलनी से निकाल के ऐसे कभी, या फिल्टर पेपर से निकाल दिया, ऐसे फिजिकल प्रोसेस से, विदाउट यूजिंग ऑफ केमिकल, विदाउट यूजिंग ऑफ एनी केमिकल, ये इलेक्ट्रिसिटी हम H2O को कभी भी अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। यानी आप H2O में से कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिफरेंट अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर हमने हाथ दिया और यहाँ से हमने ये लो हाइड्रोजन आ गया, ये लो ऑक्सीजन आ गया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल मीन से कभी भी आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको कोई केमिकल यूज करना पड़ेगा या फिर आपको इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे आगे कैसे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि कंपाउंड को जो है सेपरेट करना, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है बाय द फिजिकल मीन्स। ओके, नेक्स्ट है, अ कंपाउंड हैज अ डेफिनेट मोलिकुलर फॉर्मूला एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला डेफिनेट है, फिक्स है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है। वाटर का केस ही ले लीजिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, सब जानते हैं, फिक्स है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। और उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी क्या है, डेफिनेट है। जैसे H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आने हैं तो आने ही हैं। ठीक है, ऐसे हम ये नहीं कर सकते कि ये हो गया हमारा वाटर, ये लो ये वाटर हो गया, नहीं, ये गलत है। वाटर क्या है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये है तो वाटर है, वरना वाटर नहीं, वो कुछ और ही बनेगा आपका। ठीक है, सो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी डेफिनेट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज यूजुअली इवोल्व और एब्जॉर्ब व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो या तो आपको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी बनने के लिए, या वो बनेगा तब एनर्जी कुछ इवोल्व होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। यानी जैसे मान लीजिए आप एक मिक्सचर बना रहे हैं, नमक और चीनी का मिक्सचर बना रहे हैं, नमक और चीनी को आपने उठाया और मिला दिया, उसके अंदर से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, ना आपने उसको कोई एनर्जी दी है। ठीक है, तो मिक्सचर के बनने में हमें कोई एनर्जी का लेना देना नहीं होता है, कोई एनर्जी ना उसमें से रिलीज होती है, ना उसमें कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है, कंपाउंड के अंदर एनर्जी, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे लाइट की फॉर्म में हो, आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवोल्व होगी, कुछ ना कुछ एक काम होना है। जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे अगर कैंडल जल रही है तो एनर्जी उस केस में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, कैंडल अगर जल रही है तो हीट निकल रही है उसमें से और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी दिखाई दे रही है, तो उस केस में एनर्जी बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, हीट के इवोल्व होने पे या हीट के एब्जॉर्ब होने पे रिएक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, एग्जिट वर्ड से याद रख लेना, एक्सो को, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। ठीक है, एंडो मतलब इन, मतलब अंदर, एक्सो एग्जिट बाहर निकलना, यानी एनर्जी बाहर निकल रही है। ओके, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रही है, यानी एनर्जी दोनों की फॉर्म में क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। सो बर्निंग ऑफ कैंडल एक कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप 6th क्लास से 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए हमें, सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत किसकी है, सनलाइट की है।
अब सनलाइट देंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए एनर्जी इसको हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, सो एनर्जी जब हमें देनी पड़े, यानी एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो मतलब देनी पड़े, सो वो रिएक्शन कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। कंपाउंड जो हैं या तो हीट की फॉर्म में जब भी वो बनते हैं, कंपाउंड जब बनते हैं या तो हीट और लाइट की फॉर्म में या तो एनर्जी इवोल्व करेंगे या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एनर्जी इवोल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल मैंने आपको एग्जांपल बताया एक्सोथर्मिक का, फोटोसिंथेसिस एग्जांपल बताया एंडोथर्मिक का। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।